तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चल रही है? हम लोगों ने पीछे के वीडियोज में सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स को ऐड किया है। और इसके पीछे का एक वीडियो है जिसमें हमने हेनरी लॉ और हेनरी लॉ से संबंधित एप्लीकेशंस, साथ ही साथ सॉल्यूशंस और उसके कंसंट्रेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने के तरीका पे हम लोगों ने बात किया है। और उसका वीडियो हमने यूट्यूब चैनल केम क्लास आर के शर्मा पे अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो इसी कीवर्ड को यूट्यूब में एंटर करके सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टुडे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड होते हैं। एज यू नो दैट द हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ जो प्रेशर होता है वह गैस के सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। इस तरह से अगर हम लोग कहें कि हेनरी लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करें तो P प्रोपोर्शनल KH एक्स, जहाँ पे P क्या है? पार्शियल प्रेशर है उस गैस का जो गैस लिक्विड में डिजॉल्व हो रही है। एक्स उसका मोल फ्रैक्शन है और KH क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उस पर डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास एक एग्जांपल है। H2S अ टॉक्सिक गैस विथ रॉटन एग लाइक स्मेल। यहाँ पे बता रहे हैं कि H2S एक गैस होती है और ये टॉक्सिक गैस है और इसकी स्मेल रॉटन एग लाइक स्मेल होती है। फिलहाल इस न्यूमेरिकल में इतनी लाइन का कोई मतलब नहीं है। इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये इसका भी कोई मतलब नहीं है, एनालिसिस में यूज होता है। इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 m स्मॉल m, कैलकुलेट द हेनरी लॉ। यहाँ से आपको इस क्वेश्चन मिल रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज कितना है? 0.195 स्मॉल m है। अच्छा, स्मॉल m का मतलब क्या होता है? हमने आगे डिस्कस किया था कि स्मॉल m को हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूट हैं उसके मोल्स कितने केजी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। मीन्स कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हैं कितने केजी ऑफ सॉल्वेंट में। इस मोलैलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है। इसके लिए हमने पीछे के वीडियोज में डिस्कशन किया है। आप चाहें तो वहाँ से अभी वीडियो को पॉज करें और आप जा कर के पीछे की वीडियो को सर्च कर लें ताकि आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। और एक इसमें नया एक टर्म है STP। तो STP का मतलब भी यहाँ पे समझते चलते हैं। STP एक्चुअली इसको हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन कहते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको कहें 273 केल्विन। जो प्रेशर होता है कैपिटल P वह 1 ATM के बराबर लिया जाता है। और आप जानते हैं 1 ATM बराबर 1 बार बोला जाता है और 1 बार इक्वल टू कितना होता है? 0.987, इतना रखते हैं इसको। एक्चुअली ये नियरली 1 बार के बराबर होता है, इसलिए 0.987 या हम लोग सीधे सीधे 1 बार करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्योंकि इसने यहाँ पे मोलैलिटी यूज किया है, इसका मतलब जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट को हम लोग यहाँ पे कौन है सॉल्वेंट? वाटर होगा और हमेशा B से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्वेंट जो B है वह हमारा वाटर है और हम लोग ऐसा एज्यूम कर लें कि जो टोटल मास ऑफ वाटर है वो कितना है? 1 kg है। तो लेट दैट टोटल मास ऑफ वाटर, या आप सॉल्वेंट लिखें, इज 1
kg इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 ऑफ ग्राम। तो ये हो गया। तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, हेनरी लॉ निकालना है। तो हेनरी लॉ का क्या फार्मूला है, ऊपर आप देखिए P इक्वल टू KHX। इसका मतलब हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन अगर हम मोल फ्रैक्शन को लिखें तो मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालना हो, चाहे आप H2S का निकालें और चाहे H2O का निकालें, तो मोल फ्रैक्शन X इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। इसका मतलब कि हमको चाहिए क्या, मोल्स चाहिए, और मोल किसके चाहिए, सॉल्यूट विथ सॉल्वेंट, दोनों के मोल्स चाहिए। तो मोल्स पहले हम वाटर का मोल निकाल लेते हैं, मैंने सॉल्वेंट का मोल निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर पहले हम कैलकुलेट कर लें। तो मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इसको हम स्मॉल NB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल्स ऑफ वाटर। तो NB इक्वल टू क्या होगा, मोल्स बराबर क्या होता है, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने मास कितना ले लिया है, 1000 ग्राम ले लिया है। और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, आप जानते हो मोलर मास ऑफ वाटर 18 होता है। डिवाइड करिए, सो ये आएगा 55.55। सो ये इसको आप याद रखिए, अगर किसी भी केस में मोलैलिटी का केस आता है और वाटर में डिजॉल्व किया गया है, तो वहाँ पे मोल्स ज़्यादातर केसेस में इसी तरह सॉल्व किया जाएगा। तो 55.55, आगे से हम लोग सीधे मोल्स ऑफ वाटर निकालना होगा, तो 55.55 कंसीडर करके चलेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग मोल्स ऑफ H2S भी काउंट कर सकते हैं, इसको आप Na लिख सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि मोल्स ऑफ H2S इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ H2S, आपको चाहिए H2S का मास, जो भी यहाँ से दिख नहीं रहा है। तो अब एक और उपाय कर सकते हैं हम लोग कि दिया क्या है क्वेश्चन में, दिया है मोलैलिटी। सो मोलैलिटी के फार्मूले से हम लोग निकालें। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी किसका, मोलैलिटी H2S का, यहाँ से होता है ये मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, kg में लिखेंगे, ये फार्मूला है। सो यहाँ से हमको मोलैलिटी मालूम है, मोल्स मास मालूम है सॉल्वेंट का, तो यहाँ से हम H2S का मास मोल्स निकाल सकते हैं सीधे सीधे। तो हमें ये मिल जाएगा, हमें इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मास निकालना नहीं पड़ेगा। इस तरह से मोलैलिटी हम जान रहे हैं। फिलहाल अपने हिसाब से फार्मूले को हम चेंज कर लें अगर, सो मोल्स ऑफ H2S इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलैलिटी H2S का और मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। तो मोलैलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.195 m। सो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको हमें Na लिखा है, माना है। तो Na इक्वल टू 0.195 स्मॉल m इंटू मास कितना है 1 kg है। सो ये क्या हो जाएगा 0.195 ये मोल्स आ गया Na का, Na आ गया। अब हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, चाहे जिसका निकालना हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका मांगा है, अच्छा हेनरी लॉ मांगा है। तो मोल फ्रैक्शन आप किसी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ मान लेते हैं Na ले लेते हैं हम लोग। तो Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2 हो जाएगा 0.195 डिवाइडेड बाई
55.55 प्लस मोल्स ऑफ वाटर 55.55 और मोल्स ऑफ H2S 0.195। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर देते हैं, और हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये 3.5 इंटू 10⁻³ आता है। फ्रेंड्स, समय की वजह से हम ऐसा करते हैं कि इसको सीधे सीधे सॉल्व कर देते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट करिए, मैं इसको सॉल्व करके एक एक स्टेप को दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप कोशिश करें, आप कर सकते हैं। अब यहाँ से हमको मोल्स मिल गए, मोल फ्रैक्शन मिल गया, क्योंकि हमको कैलकुलेट क्या करना है, हेनरी ला कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और प्रेशर, क्योंकि STP पर है तो प्रेशर भी मालूम है, और x हमने कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से हेनरी ला क्या होता है, फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे, हेनरी ला इक्वल टू दी क्या होता है, P इक्वल टू दी KH इंटू एक्स। KH कैलकुलेट करना है, सो KH को इधर कर लीजिए, KH इक्वल टू दी P अपॉन x, क्योंकि P नॉर्मल प्रेशर है, वहाँ पर डिस्कस किया था हम लोगों ने। STP पे P कितना होता है, 1 बार होता है। सो ये हो जाएगा 1 बिलो 3.5 इंटू 10⁻³ सो यहाँ पे 1 को डिवाइड कर देंगे 3.5 से, सो 5.6 बार ये हेनरी ला कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हेनरी ला को। और यहाँ पे देखें आंसर, कभी कभी आंसर में वेरिएशन आता है, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने P का वैल्यू कितना लिया है, 1 बार लिया है। और अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू लिया जाए तो ये हो जाएगा 0.987 इट डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 10⁻³ सो इस केस में आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा, तो ये थोड़ा और कम हो जाएगा। इसका मतलब कि 28 तो आएगा ही आएगा, ये 5 की जगह पे हो सकता है 3, 2 या 1 आ जाए। सो ये थर्ड डिजिट वेरी करता है 0.6, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ डिजिट वेरी करेंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली आंसर 2, 8 और यहाँ पे क्योंकि अभी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सो कोई ना कोई वेरी करेगा, डिजिट रहेगा, और फिर 0.0 बार इतना आंसर आएगा। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। सो 285.6 बार, या आपके आंसर में अगर बुक में ना आंसर मिले सो आप उस समय जो प्रेशर है उसकी वैल्यू 0.987 रख के सॉल्व कर लें, हो सकता है कि आपका आंसर मिल जाए और आप परेशान ना हो। वैसे भी थर्ड डिजिट के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, और डेसिमल के बाद के भी डिजिट एग्जैक्टली सेम आएंगे अगर आप जो सॉल्व कर रहे हैं वह P का वैल्यू और जो बुक में या आंसर शीट में सॉल्व किया है उस हिसाब से सेम वैल्यू लिया गया है। तो सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल लगाया और इसको लगाने का तरीका सीखा। आगे हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, और इसके बाद जो है फिर से हम लोग अगले वीडियोज में जब आएंगे तो वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे कि राउल्ट्स और हेनरी लॉ को कंबाइन कर दिया जाए और मिला दिया जाए, सो क्या कंडीशन क्रिएट होगी, और उस समय जो न्यूमेरिकल्स कंबाइंड न्यूमेरिकल मिलेंगे उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आगे आते हैं राउल्ट्स लॉ की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम लोग चल रहे हैं राउल्ट्स लॉ की तरफ। एक्चुअली जो हेनरी लॉ था, हेनरी लॉ में हमने क्या देखा था, एक बार ज़रूरी है इसके बारे में डिस्कस करना है कि हेनरी लॉ में क्या कर रहे थे हेनरी साहब, कि जैसे कि कोई लिक्विड है उसको उन्होंने सॉल्वेंट ले लिया और गैस को डिजॉल्व करना चाहा। उस समय सॉल्यूशन कैसा था, लिक्विड और गैस के बीच का सॉल्यूशन था, मतलब सॉल्यूट क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। ये हेनरी के केस में था, और हेनरी का केस क्या आया, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहाँ पे x क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। इसको आप ध्यान से रखें, दिमाग में याद रखें। इस तरह से अगर क्लियर रहेगा तो आगे बढ़ने में ईजी रहेगा। अब राउल्ट्स ने क्या किया, राउल्ट्स ने
लिक्विड को डिजॉल्व किया कहाँ पर, लिक्विड में ही डिजॉल्व किया, लिक्विड को डिजॉल्व किया लिक्विड में ही। सो इस तरह से जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड है। और राउल्स में आपको जो भी डिस्कस करना है वो इन दोनों केस के लिए करना है, लिक्विड का सॉल्यूशन लिक्विड में ही बनाना है। सो ये राउल्स का क्वेश्चन, राउल्स का लॉ इसमें आएगा, जहाँ पे कि सॉल्यूशन लिक्विड और लिक्विड के बीच में ही बनेगा। अब लिक्विड का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग, कई वैसे तो प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन जैसे जैसे समय आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी एक टर्म है वेपर प्रेशर का, इसके बारे में अच्छे से समझना है कि ये वेपर प्रेशर होता क्या है। सो पहले तो फ्रेंड्स ये जानना जरूरी है कि ये वेपर क्या है, वेपर क्या है, गैस क्या है ना, डिफरेंस क्या है दोनों में, वेपर क्या है, गैस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेपर और गैस। वैसे तो देखें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ वेपर एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस इज द सेम। सो हम कहें कि वेपर और गैस दोनों एक ही चीज़ें हैं तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली गैस जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर भी गैस ही रहता है, वो रूम टेम्परेचर पे गैस है, रूम टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तो भी गैस ही रहेगा। तो वह सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में पाया जाता है, दोज आर कॉल्ड द गैसियस सब्सटेंसेस। बट वेपर क्या है, वेपर उन सब्सटेंस को कहते हैं दोज आर प्रेजेंट इन आइदर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सो जो सब्सटेंस या तो सॉलिड हो या तो लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पर, उनको हम लोग वेपर कहते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स क्लियर हो गया कि वेपर क्या होते हैं। वेपर भी एक तरह के गैस ही होते हैं एक्चुअली, और ये गैसियस कंडीशन है उनके जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या तो सॉलिड थे। ठीक है। सो लिक्विड को हम लोग वोलाटाइल कहते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। ये वोलाटाइल सब्सटेंस क्या है, वोलाटाइल सब्सटेंस वो है जिसका नेक्स्ट फिजिकल स्टेट गैसियस हो या कहिए कि वेपर हो। सो उन सब्सटेंस को हम लोग वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे लिक्विड, तो सभी लिक्विड वोलाटाइल हैं, लेकिन सॉलिड, सभी सॉलिड वोलाटाइल नहीं है, उसमें से कुछ सॉलिड ही वोलाटाइल होते हैं, जैसे कैम्फर है और है, तो इनको सब्लिमेटिव सॉलिड्स कहते हैं। इस तरह से हम लोग कहें कि लिक्विड जो है वोलाटाइल होता है तो सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और हम इसको इस तरह से कहें कि ये कोई बीकर है और ये बीकर जो है क्या रखा है भाई, क्या कंटेनिंग किया है, कोई वोलाटाइल लिक्विड कंटेन किया हुआ है। ठीक है। सो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं और इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर स्टेट में जाते रहते हैं। ये धीरे धीरे वेपर स्टेट में जाते रहते हैं, मतलब कि यह लिक्विड स्टेट में रहते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं, वेपर स्टेट में चले जाते हैं। और इस तरह से हमेशा इनका वेपोराइजेशन होता रहता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी होता रहता है। तो इसमें होता क्या है कि जो लिक्विड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके एनर्जी गेन करते हैं और उनकी एनर्जी, इतनी एनर्जी इक्वल हो जाती है, उनका जो रूट वेलोसिटी वेव होता है वो इतना हो जाता है कि वो गैसियस स्टेट के बराबर होने लगते हैं। इस तरह से वो जो है गैसियस कंडीशन में कन्वर्ट होने लगते हैं। और लिक्विड और वेपर स्टेट के बीच में एक इक्विलिब्रियम होती है, यह एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। फिलहाल इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो वेपर होते हैं वो लिक्विड से ही क्रिएट होकर के जाते हैं, और जो लिक्विड होता है इसके मॉलिक्यूल इस लिक्विड के सरफेस पर वेपर बनाने के लिए एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा वो उतना ही ज़्यादा वेपराइजेशन होगा। इस तरह से जो सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर लिक्विड के थ्रू वेपर स्टेट में जाने के लिए जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, दैट प्रेशर इज नोन एज द वेपर प्रेशर। और जनरली कहें तो कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वह
किसी भी लिक्विड के वोलाटाइल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका वेपर प्रेशर जितना ही ज़्यादा बनेगा वो उतना ही ज़्यादा तेज़ी से वेपराइज होगा और इस तरह से वो लिक्विड मोर वोलाटाइल होगा। तो वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड इज बीइंग हाई इफ़ वेपर प्रेशर इज हाई। वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगर हम प्रेशर को देखें तो प्रेशर अप्लाई करें तो भी वेपर प्रेशर पे इसका असर पड़ेगा। सो इस तरह से वेपर प्रेशर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर इसमें कोई ये बीकर है और इसमें कंपोनेंट वन है, इसका मतलब कंपोनेंट वन केवल वन है, तो यह क्या है, प्योर है। अब इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और वो भी किसका इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, कंपोनेंट टू का। तो कंपोनेंट टू जब मिला दिए तो ये क्या हो गया भाई, अब ये लिक्विड प्योर नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। किसका मिक्सचर है, दो वोलेटाइल सब्सटेंसेस का ये मिक्सचर है, कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू। तो अब इनकी सॉल्युबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा, इसी पे डिस्कस राउल्ट्स ने किया है। राउल्ट्स ने डिस्कशन किया है इसी पर कि जब दो वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट एक दूसरे में मिक्स किए जाएं तो उनकी सॉल्युबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग राउल्ट्स के लॉ को एज ए सेंटेंस लिख देते हैं। सो अगर हम लिखें तो लिखेंगे कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquid the partial pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। अगर कोई हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, उसके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होंगे, वोलाटाइल लिक्विड का है तो वेपर प्रेशर जो क्रिएट होगा वह जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, हमने क्योंकि दो कंपोनेंट ले लिया है, कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू। सो अब हम अगर कंपोनेंट वन के बारे में बात करें कि फॉर कंपोनेंट वन, तो कंपोनेंट वन के लिए क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर वन का होगा वो P1 होगा और एक किसके प्रोपोर्शनल होगा, x1, जहाँ पर x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन है। किसका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन, ये कंपोनेंट वन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग कंपोनेंट टू की बात करें, फॉर कंपोनेंट टू, सो वो क्या हो जाएगा, P1, अब ये P2 हो जाएगा। P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट टू, P2 प्रोपोर्शनल टू दी x2, जहाँ x2 क्या है, x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू। अगर प्रोपोर्शनल को हटाएं तो क्या हो जाएगा भाई, ये P1 इक्वल टू दी P1 नॉट x1 और P2 क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू दी हो जाएगा P2 नॉट x2। यहाँ P1 और P2 नॉट जो हैं वो क्या हैं, वेपर प्रेशर हैं, किसके हैं, कंपोनेंट वन के और कंपोनेंट टू के। सो वेयर P1 नॉट एंड P2 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन एंड टू रिस्पेक्टिवली। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, सो ये P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर है, और P2 क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है, और ये P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर है।
सो आपको 11th का एक टर्म याद होगा। 11th में हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर के लिए डाल्टन्स का लॉ यूज किया था। सो फ्रेंड्स वहाँ से ले लेते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का डाल्टन का लॉ अगर हम ले लें तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि पी टोटल इक्वल टू दी P1 P2 टू द Pn, जितने भी P हैं सभी पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें P टोटल, सो P टोटल इक्वल टू दी P1 प्लस P2, क्योंकि यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, और अगर हम इसको x1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, P1 नॉट 1 माइनस x2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्यों, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि x1 इक्वल टू दी 1 माइनस x2 होता है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, जैसे दो कंपोनेंट हैं तो कंपोनेंट 1 का फ्रैक्शन x1 है, कंपोनेंट 2 का फ्रैक्शन x2 है, तो दोनों को हम सम करेंगे। सो x1 प्लस x2 इक्वल दी 1 होगा। इस तरह से x1 इक्वल दी क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2 हो जाएगा। सो यहाँ से P2 नॉट x2, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा दें तो इसको हम ये लिख दें P1 नॉट प्लस P1 नॉट x2, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस P2 नॉट x2 तो है ही पहले से। अब यहाँ पे एक काम और कर दीजिए, ये P1 नॉट को ऐसे ही रहने दीजिए और इन दोनों में से x2 को कॉमन कर देते हैं। सो प्लस ये नॉट है P1 नॉट यहाँ पे माइनस, इस पर माइनस यहाँ पे लगा दीजिएगा, P1 नॉट माइनस P2 नॉट x2। इस तरह से इसको फिर से लिखता हूँ, P1 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट x2। ये किसके इक्वल टू दी है, ये P टोटल के इक्वल टू दी है। अगर दो कंपोनेंट ऐड कर दें, लिक्विड्स दोनों ऐड कर दें किसी सॉल्यूशन में, सो वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर होगा, वह किसके बराबर होगा, P1 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट प्लस x2। इस तरह से इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन्स निकालने के लिए हमको एक बार ग्राफ लेवल पे चलना पड़ेगा। ये जो राउल्ट्स लॉ है, इसका कंक्लूजन निकालने के लिए हमको ग्राफ लेवल पे चलना पड़ेगा। सो जस्ट वेट। सो यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन देखें कि मोल फ्रैक्शन के बारे में क्या जानते हैं। मोल फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब अगर हमने x1 को मान लिया कि इस एक्सिस पे यहाँ पर कितना है, पूरा का पूरा 1 है, मतलब x1 क्या है, प्योर कंडीशन में होगा। तब प्योर कंडीशन में उस समय x2 कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो जब x1 1 है तो x2 कितना है, तब 0 होगा। और अगर इस साइड में हम देखें, यह मान लें कि x1 इक्वल टू 0, यहाँ पे मतलब x1 0 है तो x2 कितना होगा, तो 1 होगा। मतलब इस साइड में प्योर x1 है और इस साइड में प्योर x2 है। और हम अगर इधर बढ़ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब हम इधर बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 बढ़ रहा है। इतनी चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, ये किसकी अमाउंट बढ़ रही है, x2 की अमाउंट बढ़ रही है, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा।
तो ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर आप किसका होगा इस पॉइंट पे, वो होगा x2 का। इसको आप लिखेंगे P2 नॉट। अब इधर से अगर हम लें तो इस साइड में x1 0 है, इसका मतलब x2 कितना है, प्योर कंडीशन में है। और जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, इस साइड में बढ़ रहे हैं, उस साइड में x1 बढ़ रहा है। तो ये बढ़ते बढ़ते सपोज करिए यहाँ तक आता है दिस टाइप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये P2 नॉट हो जाएगा। सॉरी, ये P2 नॉट इधर है, तो ये क्या हो जाएगा P1 नॉट। और ये P1 नॉट और P2 नॉट के बीच का ये जो डिस्टेंस है, यही क्या है, यही P टोटल है। यही P टोटल है, जो किसके इक्वल टू होगा, P1 प्लस P2 के इक्वल होगा। इस तरह से इस ग्राफ से हम लोग यह क्लियर करते हैं कि यह जो है मोल फ्रैक्शन और सोल्युबिलिटी पे क्या रिलेशन है। सो यह वाला ग्राफ किसके लिए है, यह ग्राफ जो है कंपोनेंट 1 के लिए है। तो ये प्रेशर किसका है, ये P1 है। और ये वाला ग्राफ किसके लिए, कंपोनेंट 2 के लिए है, क्योंकि इधर 2 बढ़ रहा है। तो ये किसके लिए है, ये P2 है। और ये टोटल क्या है, ये P टोटल है। सो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि यह जो है P1 नॉट और ये P2 नॉट को हमें पैरेलल नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये अगर पैरेलल कर देते हैं तो इस तरह का डाउट क्रिएट होगा कि कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के जो वेपर प्रेशर हैं वो इक्वल हैं। और जब वेपर प्रेशर इक्वल हैं तो हो सकता है दोनों सेम लिक्विड ही हों। तो सेम लिक्विड का कैसे हम वेपर प्रेशर मेजर कर सकते हैं। इस तरह से राउल्स लॉ डिफाइन होता है। और जो वेपर प्रेशर होता है वो कंपोनेंट 1 और वेपर प्रेशर आप कंपोनेंट 2, इनको अगर हम सम कर दें तो पूरे सॉल्यूशन पे जो वेपर प्रेशर या पूरे सॉल्यूशन पे जो टोटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है वही इक्वलिटी होता है। इसका मतलब कि P टोटल इक्वल टू दी P1 प्लस P2, ये डाल्टन्स लॉ से भी क्रिएट होता है। इस तरह से हम लोग को जो इक्वेशन मिलता है राउल्स लॉ में, वह मिलता है P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। और यहाँ ग्राफ पे अगर देखें तो ये P1 है और ये क्या है, P2 है। और P1 इक्वल टू क्या होता है, P1 इक्वल टू क्या होगा भाई, P1 इक्वल टू होगा P1 नॉट इंटू x1 के बराबर होगा। और इस तरह से इस वाले ग्राफ पे देखें तो क्या होगा, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 नॉट x2 हो जाएगा। इस तरह से राउल्स लॉ को हम लोग क्लियर करते हैं। और आगे जो है रिलेशन बिटवीन राउल्स एंड हेनरी लॉ है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिलेटेड वीडियोज़ हम डालें। और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, हम उसको यथाशीघ्र कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करें। इसमें हमको अच्छा लगता है। अगर आप किसी तरह का कमेंट करते हैं तो इससे केवल इतना ही होता है कि जैसे किसी की एनर्जी को बूस्ट कर दिया जाए, बस इतना ही होता है। तो आपका बूस्टअप हमें नीड है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें।